हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द साइकोफार्मेकोलॉजी। जो आपके साइकोफार्मेकोलॉजी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज का सेशन जो है उसमें वो सभी एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं। तो आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और साइकोफार्मेकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज क्लियर होने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। तो इस लक्ष्य के इस मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following neurotransmitter is most commonly associated with the regulation of mood and anxiety? तो देखिए अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका हम एक डिटेल स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अगर हम बात करें मूड और एंजाइटी, मूड एंड एंजाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सीरोटोनिन। डोपामिन जो होता है वो होता है आपके स्किज़ोफ्रेनिया और पार्किंसंस के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। एस्टिल कोलिन की बात करें तो एस्टिल कोलिन किसकी इफेक्ट करता है, क्या करता है, एल्जाइमर। और एल्जाइमर में एस्टिल कोलिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एल्जाइमर में एस्टिल कोलिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मूड एंड एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सीरोटोनिन, डोपामिन आपके स्किज़ोफ्रेनिया एंड पार्किंसंस, एस्टिल कोलिन आपके एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, इनसे रिलेटेड होता है। एक इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है और मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर हमको याद है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ मूड एंड एंजाइटी? तो वो होता है आपका सीरोटोनिन। ठीक है, डोपामिन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, एस्टिल कोलिन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ग्लूटामेट जो होता है वो होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। मतलब ये सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, अदर फंक्शंस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके अपोजिट होता है कौन सा, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है गाबा का। गाबा जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मतलब ये अदर न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है, सीएनएस की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जबकि ग्लूटामेट जो होता है वो सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये बूस्टर का काम करता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया मूड एंड एंजाइटी का, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा क्या, सीरोटोनिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्लास ऑफ ड्रग इज मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए काम में आती है? अब देखिए, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जो ट्रीट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन काम में लेते हैं, क्लास ऑफ ड्रग काम में लेते हैं, उसमें आती है एक आपकी टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं मोनो अमीनो रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब ये क्या करती है, आपका जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी साइकेट्रिक के अंदर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, और ये क्या हो गया, आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करते हैं, ये जब सिग्नल आता है तो यहाँ से रिलीज होते हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं और इस सिग्नल को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर इनका लेवल कम हो जाता है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो बनने वाला जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, कमजोर होगा। जिस स्ट्रेंथ का सिग्नल यहाँ आया है, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर लेवल कम है तो ये सिग्नल कैसा होगा, कमजोर होगा। तो ये ड्रग क्या काम करती है, मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर। सिग्नल ट्रांसमिशन के बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है। मतलब वापस से ये कहाँ चले जाते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं वापस से। उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, रीअपटेक बोलते हैं। तो अगर लेवल कम है, ठीक है, तो लेवल कम होने के कारण क्या रहेगा,
सॉरी, इनका लेवल कम है और रीअपटेक भी हो रहा है, उसकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक रहेगी। ये ड्रग इनके रीअपटेक को रोक देती हैं, तो इनका जो ड्यूरेशन है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहने का वो लंबा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट ये सिग्नल ट्रांसफर करते हैं वो भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये ड्रग क्या काम करती हैं, यहाँ पर इनके रीअपटेक को रोक देती है। तो पहली क्लास की ड्रग आती है टीसीए, जो कि रोकती है मोनोएमीन्स, और मोनोएमीन्स होते हैं आपके डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। दीज आर द 4 न्यूरोट्रांसमीटर which are considered as monoamines। तो ये जो ड्रग है वो इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करेंगे, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। दूसरी ड्रग आती है आपकी एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मोनोएमीन्स जो है वो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर पर काम कर रही है, एसएसआरआई किस पर काम करेगी, केवल सीरोटोनिन पर, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तीसरी कैटेगरी की ड्रग आती है आपकी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये क्या काम करते हैं, देखिए अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी उस प्रोसेस में हमने एक फंक्शन पढ़ा था रीअपटेक का, दूसरा फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपने बात की सिनेप्टिक क्लेफ्ट की, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के यहाँ इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर बैठ करके सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, और वापस इनका क्या हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है। तो इनके साथ क्या होगा, पहली प्रक्रिया तो है रीअपटेक, या तो ये वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में चले जाएंगे। दूसरा क्या होता है, इनके ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम्स ये क्या करते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज कर देते हैं, मतलब इनको खत्म कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनका डिग्रेड कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडेज एंजाइम भी अपना काम कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, ऑक्सीडेज एंजाइम के वर्क करने की वजह से, क्योंकि वो क्या करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर का ब्रेक डाउन कर देंगे। ये ड्रग क्या काम कर रही है, कौन सी, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये क्या ड्रग है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मतलब ये ऑक्सीडेज के फंक्शनिंग को रोकेंगे। अगर ऑक्सीडेज अपना काम नहीं करेगा तो यहाँ पर इनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इनका लेवल यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मेंटेन रहेगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर के 2 फीचर्स होते हैं, पहला होता है, एक तो होता है रीअपटेक और दूसरा होता है ब्रेकडाउन। तो रीअपटेक कहाँ होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ब्रेकडाउन किसके द्वारा होगा, ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा होगा। इन दोनों प्रक्रियाओं को अगर अपन रोक दें तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल मेंटेन रहता है। तो नाम से क्लियर है, टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, जिसको कि अपन बोलते हैं MARI, मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें आपके आते हैं इमिप्रेमिन एंड एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है। एमिट्रिप्टाइलिन जो होता है वो इसका एग्जांपल है। तो इमिप्रेमिन एंड एमिट्रिप्टाइलिन किसका एग्जांपल है, MARI, मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर या TCA। दूसरी होगी सीरोटोनिन, तीसरी होगी आपके MAOI, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। तो इसमें आपकी ड्रग आती है कौन सी, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में आइसोकार्बोक्साजेड, कौन सी आती है, आइसोकार्बोक्साजेड आती है। इसमें कौन सी आती है, SSRI में फ्लूऑक्सेटिन एंड सर्टेलिन, फ्लूऑक्सेटिन एंड सर्टेलिन आती है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें आपके आते हैं जैसे डाइजेपाम आती है, क्लोनाजेपाम आती है, कई प्रकार के ड्रग है, एल्प्राजोलाम आती है। ये सब किस कैटेगरी की ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पूछा है, तो बेंजोडाइजेपिन्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है। एंटी साइकोटिक ड्रग हो नहीं सकती क्योंकि ये साइकोटिक सिम्टम्स पर काम करती है, ठीक है। और 2 प्रकार की होती है, कौन सी, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक 2 प्रकार की होती है, टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो एंटीसाइकोटिक, बेंजोडाइजेपिन्स, ये 2 ऑप्शन आपके कट हो गए, बचा तीसरा कौन सा, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और चौथा है आपका SSRI।
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव जो ड्रग होती है एंटी डिप्रेसेंट्स कैटेगरी के अंदर, वो होती है आपकी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और सीरोटोनिन के बारे में आपको पता है कि मूड एंड एंजाइटी, किसका, मूड एंड एंजाइटी का रेगुलेशन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर करता है, वो आपके करता है सीरोटोनिन। ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो आपके एंजाइटी में भी काम में आती है और आपके डिप्रेशन के अंदर भी इसको हम काम में लेंगे। तो आजकल बेंजोडाइजेपिन्स के बजाय अगर ज़रूरत लगती है तो एंटी एंजाइटी ड्रग में हम SSRI प्रेफर करते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ हमको पेशेंट के अंदर सिडेशन लाने की जरूरत है, ओवरऑल कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत है, वहाँ पर हम बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग कौन सी है, आपके SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ए मूड स्टेबिलाइजर्स कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आपको पता होना चाहिए मूड स्टेबिलाइजर्स कौन सा है। फ्लूऑक्सेटिन की अगर हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, SSRI, एंटी डिप्रेसेंट्स। लिथियम जो होता है वो मूड स्टेबिलाइजर्स होता है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। DOC किसके लिए, लिथियम के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूड स्टेबिलाइजर एजेंट कौन सा है, लिथियम। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया क्या है, आपके लिथियम। क्लोजापिन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। कौन सी कैटेगरी की ड्रग, एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है क्लोजापिन। एल्प्राजोलम जो है वो क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स। कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, तो ये बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंटी एंजाइटी। बेंजोडाइजेपिन्स को अपन किस में यूज करते हैं, एंजाइटी के केस में यूज करते हैं। और ये क्या काम करती हैं, गाबा के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं इसमें, तो गाबा के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करती है, बेंजोडाइजेपिन्स करती है। क्लोजापिन एंटीसाइकोटिक, कौन सी एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल। कौन सी कैटेगरी में आती है, दो प्रकार की बताई थी, टिपिकल एंड एटिपिकल। तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की कैटेगरी में आएगी। क्वेश्चन हमको तो पहले ही मिल गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर है आपके, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में आपके मतलब मूड स्टेबलाइजर का भी काम करती है और इसको अपन बाइपोलर डिसऑर्डर में भी काम में लेते हैं, दैट इज लिथियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस इज नोन फॉर हैविंग। अब कौन सी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस है जिसके लोअर रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जिसके EPS सबसे कम होता है। तो अगर सबसे ज्यादा EPS की बात करें तो मैक्सिमम EPS किससे होता है, हेलोपेरिडोल से। मैक्सिमम EPS होता है हेलोपेरिडोल से और मिनिमम किससे होता है, क्लोजापिन से। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। क्लोरप्रोमाजिन ये ड्रग ऑफ चॉइस इसको अपन मानते हैं, लेकिन ये आजकल क्या ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, क्योंकि क्लोरप्रोमाजिन जो है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। और टिपिकल के बारे में आपको पता है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्लोरप्रोमाजिन को पहले ड्रग ऑफ चॉइस मानते थे, लेकिन अभी आजकल इसको अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, ऐसी ड्रग जिसको कि सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले यूज किया गया था, तो उस केस में आपका आंसर जाता है क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन हेलोपेरिडोल दोनों टिपिकल कैटेगरी की ड्रग है। रिस्पेरिडोन और क्लोजापिन दोनों कैसी हैं, एटिपिकल कैटेगरी की ड्रग है, मतलब इनके फ्यूअर साइड इफेक्ट्स होते हैं, कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर इनमें बात करें हम तो क्लोजापिन ऐसी ड्रग है जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये TRS में भी इफेक्टिव होती है, किसमें, ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, किसमें होती है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में इसका रोल इंपॉर्टेंट रोल आता है। जहां पर और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इफेक्ट नहीं शो करती, काम नहीं कर पाती, वहां पर ये क्लोजापिन काम करती है। और क्लोजापिन का एक स्पेशल साइड इफेक्ट्स होता है, वो होता है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। कौन सा होता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ये इसका स्पेशल साइड इफेक्ट है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब आपके शरीर में ग्रेनुलोसाइट्स की कमी हो जाएगी, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट क्लोजापिन पर है तो उसकी रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो ये हो गया क्लोजअपिन। हालांकि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो ग्रेनुलोसाइटोसिस है इसको मेजर करने के लिए आपको कंटिन्यूस ब्लड मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको आंसर पूछा गया था कि किससे कम होते हैं, लोअर रिस्क किससे होता है, क्लोजअपिन से होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे कम फीस में, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में हम आपको रीजनेबल रेट में कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और कम रेट का मतलब क्वालिटी डाउन होना नहीं होता, और ज़्यादा रेट का मतलब क्वालिटी अच्छी होना नहीं होता। आप सर्विसेज लीजिए, देखिए जहां आपको बेटर क्वालिटी मिलती है वो ज्वाइन कीजिए। हमारा एम है कम रेट में बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इसी एम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अदर कोचिंग की हैवी फीस नहीं दे पाते, उन लोगों के लिए ये एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे जो डेमो वीडियोज़ हैं और PDF नोट्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए, देन यू डिसाइड। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स का प्राइमरी एक्शन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में, TCA के बारे में। इसका नाम क्या है? मोनोएमीन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब मोनोएमीन के रीअपटेक को क्या करेगी? ये इनहिबिट करती है। क्या करती है? इनहिबिट करती है। तो वो हमने जो अभी सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला सिस्टम पढ़ा था कि जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आकर के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ जुड़ेगा, वहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर करेगा, फिर बाद में उसका क्या हो जाएगा? रीअपटेक हो जाएगा, वो वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाएंगे, ठीक है। तो उस रीअपटेक को क्या करती है? इनहिबिट करती है TCA। मोनोमीन्स क्या होते हैं? मोनोमीन्स के बारे में ध्यान रखना कि किन किन को अपन मोनोमीन्स कहते हैं। तो डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन, इन चारों को अपन क्या कहते हैं? मोनोमीन्स। ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर मोनोमीन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स? इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक। सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकना। क्या सीरोटोनिन इसमें आ रहा है? क्या नोरेपिनेफ्रिन इसमें आ रहा है? दोनों आ रहे हैं। तो अगर दोनों का भी एग्जांपल हमको दे दिया तो ये हमारा आंसर बन सकता है। इसके साथ साथ हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। दूसरा है ब्लॉकेड ऑफ डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम किसका है? एंटीसाइकोटिक ड्रग का है। किसका है? एंटीसाइकोटिक ड्रग का। तो ये जो ड्रग है, अब डोपामिन इसमें भी आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर डोपामिन पर काम कर रही है ड्रग, लेकिन इसमें पूछा क्या है? ब्लॉकेड। मतलब ये जो रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर, जो रिसेप्टर्स हैं उन पर काम कर रही है, उनको ब्लॉक कर रही है। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर पर कोई काम नहीं कर रही, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। तीसरा है एनहांसमेंट ऑफ गाबानर्जिक एक्टिविटी। मतलब गाबा के लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? बेंजोडाइजेपिन्स करती है। गाबा के लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? बेंजोडाइजेपिन्स करती है। आपसे पूछा है एंटी डिप्रेसेंट्स, तो ये आपका आंसर नहीं जाएगा। इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन रिलीज। यस, TCA जो ड्रग है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है? हाईली एंटीकोलिनर्जिक्स होती है। क्या होती है? हाईली एंटीकोलिनर्जिक होती है। मतलब अगर आप ये मेडिसिन देते हो पेशेंट को तो उसके अंदर एसिटिल कोलिन का लेवल डाउन हो जाएगा, और अगर एसिटिल कोलिन का लेवल डाउन होता है तो ओल्डर पेशेंट के अंदर एल्जाइमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ओल्डर पेशेंट में, बुजुर्गों में TCA को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर एल्जाइमर होने का रिस्क ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये ड्रग उस रिस्क को एनहांस कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर हम TCA यूज़ नहीं करते। वहाँ पर हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? SSRI कैटेगरी की ड्रग यूज़ करते हैं। और स्पेशली कौन सी ड्रग वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम ले सकते हैं हम? वो आती है आपकी सिटेलोप्राम। तो सिटेलोप्राम जो ड्रग है वो आपकी SSRI कैटेगरी की ड्रग है, और इसको हम ओल्डर पेशेंट में डिप्रेशन के केस में हम यूज़ करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग पेशेंट है उसको डिप्रेशन हुआ है तो वहाँ पर हम सिटेलोप्राम यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो सिटेलोप्राम ड्रग यूज़ करते हैं
तो सिटेलोप्राम जो होती है वो आपके एंटीकोलिनर्जिक्स प्रॉपर्टी इसकी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। हाईली एंटीकोलिनर्जिक होने के कारण हम टीसीए को ओल्डर पेशेंट में यूज नहीं करते। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन रिलीज, ये एक फीचर्स इसका बनता है। अब आप कहोगे कि सर आंसर क्या जाएगा, इसका कंफ्यूजन हो गया अब तो ऑप्शन में। पहला ऑप्शन हमको मिल गया, चौथा ऑप्शन हमको मिल गया। अब आप ये देखिए कि प्राइमरी एक्शन पूछा हमसे यहाँ पे कि इसका प्राइमरी एक्शन क्या है। ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। इनहिबिशन ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। प्राइमरी एक्शन क्या है, मोनोएमिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, अगर आपसे साइड इफेक्ट्स पूछता तो फिर आपका आंसर ये जा सकता। आपसे पूछा प्राइमरी एक्शन, क्या जाएगा आंसर ए। तो कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा? बने रहिए, हो सकता है कि मेरा जो वाइब्स है आप लोगों के साथ मैच जो है कुछ स्टूडेंट कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इसको ध्यान लगा करके पढ़िए, समझिए, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लिथियम एक्सर्ट इट्स मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। लिथियम जो होता है उसका मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, वो किस तरीके से करता है। तो आपको पता है कि सोडियम चैनल जो होते हैं ब्रेन के अंदर, नर्वस न्यूरॉन्स के साथ जो सिग्नल ट्रांसमिशन में काम में आते हैं सोडियम चैनल, उसमें अगर चेंजेस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो वहां पर वो हमारे मूड को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लिथियम जो होता है वो आपके सोडियम पाथवे को अफेक्ट करता है। आपका जो सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम गेटवे होता है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में, उस ट्रांसमिशन को ये अफेक्ट करता है और उसके द्वारा ये मूड स्टेबलाइज करता है बाय मॉड्यूलेटिंग सोडियम चैनल्स एंड सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सोडियम जो होता है, सोडियम ये हमारे अंदर एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। लिथियम क्या काम करता है, ये सोडियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है और बॉडी से आउट करने का काम करता है। डिक्रीज के साथ साथ क्या करेगा, ये लिथियम सोडियम को लेकर के बॉडी से बाहर जाएगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में सोडियम इनटेक मेंटेन रखना है, नहीं तो फिर सोडियम की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, और हाइपोनेट्रीमिया के फिर सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आने लगेंगे। तो ऐसा पेशेंट जिसके जो लिथियम थेरेपी पर है उसमें सोडियम बैलेंस को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो किस पर काम करता है, आपके किस मिनरल्स पर काम करेगा, किस आयन पर काम करेगा, आपके सोडियम आयन पर काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एम्स पटना में आया हुआ है कि अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पर है तो आप किस इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करोगे, वो आपका आंसर जाएगा सोडियम। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं अदर ऑप्शन। बाय इनहिबिटिंग गाबा रीअपटेक, गाबा रीअपटेक पर काम करता है, तो ये गाबा रीअपटेक इसका काम नहीं होता। ब्लॉकिंग एनएमडीए रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ग्लूटामेट से संबंधित होता है, ग्लूटामेट। तो जैसे गाबा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो उससे रिलेटेड रिसेप्टर्स होता है, तो उसको ये ब्लॉक नहीं करता। बाय इंक्रीजिंग सीरोटोनिन रिलीज, तो सीरोटोनिन के रिलीज को भी ये इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, सीधा आंसर आपको कोरिलेट करना है कि लिथियम कैसे काम करता है, सोडियम चैनल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर किस तरीके से काम करते हैं। मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि मोनो अमीन का क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। जो मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, उनके ब्रेकडाउन का काम करता है। तो ये कैसे काम करते हैं, देखिए, बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, ब्लॉक करते हैं कि रिसेप्टर्स को नहीं करते। बाय इनहिबिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ मोनोएमीन्स, मोनोएमीन्स कौन कौन से, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ये हमारा हो गया आंसर यहीं पर फाइनल। बाय एनहांसिंग गाबार्जिक ट्रांसमिशन, ये किसका काम है, बेंजोडाइजेपिन्स का काम है, बेंजोडाइजेपिन्स। बाय इनहिबिटिंग एनएमडीए रिसेप्टर्स, तो ये जो ड्रग्स है वो इस रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती। ठीक है, तो इसमें एक ड्रग आती है कीटामाइन, कीटामाइन ड्रग जो है वो आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पर काम करती है, आपके ग्लूटामेट के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैसे काम करता, तो आपका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स जो होती है उनका कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है कि ये सिडेशन करती हैं। देखिए, दो ड्रग है अपने पास, एंटीसाइकोटिक ड्रग,
और दूसरी अपने पास बेंजोडाइजेपिन्स। ये इसको अपन कहें एंटी एंजाइटी ड्रग। एक होगी एंटी साइकोटिक और दूसरी हो गई एंटी एंजाइटी। तो एंटी साइकोटिक ड्रग को अपन बोलते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। क्या बोलते हैं? मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। और एंटी एंजाइटी को बोलते हैं अपन माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग वो होती है जो कि सिडेशन लाने का काम करती है, नींद लाने का काम करती है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो मेजर कैटेगरी में आती हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग होती है वो माइनर कैटेगरी में आती है। मतलब इनमें सिडेशन ज़्यादा होता है, इनमें सिडेशन कम होता है लेकिन होता है, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसका जो कॉमन इफेक्ट है वो क्या है? सिडेशन। इसको अपन क्या कहेंगे? साइड इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? गाबा को लेवल को बढ़ाना। इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? गाबा के लेवल को इंक्रीज करना, ये इसका प्राइमरी इफेक्ट है। तो सेडेशन क्या हो गया? इसका साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी के सिम्टम्स नहीं है यहाँ पर। वेट गेन जो होता है वो कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है सेडेशन। नेक्स्ट इज विच क्लास ऑफ मेडिकेशन डज एल्प्राजोलाम बिलोंग्स टू? एल्प्राजोलाम जो है वो किस क्लास की मेडिसिन? अब इसका आंसर आप तब कर पाओगे जब आपको क्लासिफिकेशन पता होगा। तो एल्प्राजोलाम जो होती है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स में क्या क्या आता है आपके? डायजेपाम आता है, एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम को हम लोग स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पिल्स। नींद की दवाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जो डॉक्टर लोग लिखते हैं नींद लेने के लिए, जिनको नींद नहीं आती उनको ये दवाई दी जाती है। तब आप सब समझ गए होंगे कि दवाई ये क्यों दी जाती है, क्योंकि ये दवाई किसका काम करती है? सेडेशन का काम करती है। इसलिए एल्प्राजोलाम को एज ए स्लीपिंग पिल्स भी इसको अपन बोलते हैं, जो कि मार्केट में रेस्टिल के नाम से आती है। किसके नाम से आती है? रेस्टिल के नाम से आती है। ठीक है, तो एल्प्राजोलाम हो गया, लोराजेपाम हो गया, ऑक्साजेपाम, क्लोनाजेपाम। मैक्सिमम में क्या आ रहा है? जपाम आ रहा है लास्ट में। ठीक है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, ये क्या हो गया आपकी? तो ये जो मेडिसिन है वो कौन सी कैटेगरी की होगी? आपकी सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन्स। तो आपसे पूछा गया एल्प्राजोलाम, ये हो गया आपका आंसर बेंजोडाइजेपिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद क्लोजापिन? क्लोजापिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटीसाइकोटिक। देखिए 4 ड्रग मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहला है क्लोनाजेपाम, ठीक है। दूसरा है क्लोर डाइजेपॉक्साइड, कौन सा है? क्लोर डाइजेपॉक्साइड। तीसरा है क्लोर प्रोमाजिन। नेक्स्ट इज क्लोजापिन। नेक्स्ट कार्बामेजापिन। ये ऐसी ड्रग हैं जो कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस रिफ्लेक्ट करती है और इनमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है। क्लोर क्लोनाजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोर प्रोमाजिन, क्लोजापिन, कार्बामेजापिन। ठीक है, ये ड्रग सिमिलर सी लग सकती हैं। क्लोनाजेपाम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड ये आपकी कैटेगरी की ड्रग है बेंजोडाइजेपिन्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? बेंजोडाइजेपिन्स। क्लोरप्रोमाजिन एंड क्लोजापिन ये आपकी है एंटीसाइकोटिक। कौन सी है? एंटीसाइकोटिक। और कार्बामेजापिन जो है वो आपकी है मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी मैनिक अपन बोल सकते हैं इसको, एंटी मैनिक या मूड स्टेबलाइजर्स। कौन सी है? मूड स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो ये 5 ड्रग है जिनमें कंफ्यूजन हो सकता है अधिकतर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन देखिए क्लोनाजेपाम, क्लोजापिन, क्लोरप्रोमाजिन, कार्बामेजापिन, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। तो ये ड्रग आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। क्लोनाजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड दोनों बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड को अपन
एल्कोहल के विड्रॉल में यूज करते हैं, किसमें, एल्कोहल विड्रॉल में यूज करते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, क्लोजेपिन ये आपके एंटीसाइकोटिक की ड्रग है, और कार्बामेजापिन आपके एंटी मैनिक के मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। आपसे पूछा गया है क्लोजेपिन का साइड इफेक्ट्स क्या है, तो क्लोजेपिन का साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एग्रेनुलोसाइटोसिस बताया था। आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टीसीए, टीसीए में कौन सी ड्रग आती है, इमिप्रेमिन आती है। एसिटेलोप्राम कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एसएसआरआई की ड्रग है। ये कौन सी है, एसएनआरआई। वेनलेफेक्सिन जो है वो आपकी एसएनआरआई। सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, रिएप्टेक इनहिबिटर। क्लोजापिन आपकी कौन सी है, एंटीसाइकोटिक। टीसीए का दूसरा नाम क्या है, एमएआरआई। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनोमिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जिसमें आपके आती है इमिप्रेमिन, और दूसरी ड्रग मैंने आपको बताई थी एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज ए स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग रिस्पेरिडोन। अब इन्होंने क्लियरली दे दिया कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है रिस्पेरिडोन, ठीक है। रिस्पेरिडोन जो है वो कौन सी एंटीसाइकोटिक है, ये है आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। कौन सी ड्रग है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। और इसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, वो आपको एज इट इज याद करना है कि ये व्यक्ति के अंदर प्रोलेक्टिन लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये व्यक्ति के अंदर क्या करता है, प्रोलेक्टिन लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक तो क्लोजेपिन का एग्रेनुलोसाइट, रिस्पेरिडोन का प्रोलेक्टिन लेवल को इंक्रीज करना, ये आपको एज इट इज याद करना है। इसके अलावा एक सोडियम बेलप्रोइट का आएगा, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और वो यही है, व्हाट इज द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ मूड स्टेबलाइजर बेलप्रोइट। बेलप्रोइट का सीरियस साइड इफेक्ट क्या है आपका, थॉट ऑफ हार्मिंग किलिंग्स योरसेल्फ, अपने आप को मारने की सोचता है। ऐसे पेशेंट जो बेलप्रोइट ले रहे हैं उनको आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है, कॉमन नहीं पूछा गया, कॉमन साइड इफेक्ट ये नहीं होगा, ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स में नहीं आएगा। आपसे पूछा गया सीरियस साइड इफेक्ट। बाकी ये साइड इफेक्ट्स जो लिखे हैं यहाँ पर वो सारे होते हैं बेलप्रोइट की वजह से। हेयर लॉस भी होता है, इंसोम्निया भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, लेकिन आपसे पूछा गया सीरियस साइड इफेक्ट्स, तो सीरियस क्या होगा, जो कि आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से रिलेटेड हो, दैट इज थॉट ऑफ हार्मिंग किलिंग और किलिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडिकेशन इज क्लासिफाइड एज ए मूड स्टेबलाइजर्स। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको कि अपन मूड स्टेबलाइजर्स में करते हैं, तो डायजेपाम आपको पता है कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन्स। और बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी में आती है, एंटी एंजाइटी में आती है। लेमोट्रिजिन जो होती है इसको अपन मूड स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, और ये इसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, किसमें, बाइपोलर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में लेमोट्रिजिन को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज किया जाता है। फ्लूऑक्सेटिन जो है ये आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एसएसआरआई। देखिए ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, और क्लासिफिकेशन कब याद होगा, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लासिफिकेशन आपके माइंड में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फ्लूऑक्सेटिन। रिस्पेरिडोन क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कौन सी है, एंटीसाइकोटिक ड्रग। कौन सी एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल। एटिपिकल कौन सी होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, बजाय किसके, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के। तो आपसे पूछा गया मूड स्टेबलाइजर्स कौन सा है, तो वो आपका लेमोट्रिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ डू एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब क्या करेगी ये, सेलेक्टिवली केवल किस पर काम कर रही है, सीरोटोनिन पर काम कर रही है। इसमें देखो एंटी डिप्रेशन में अदर कैटेगरी भी आती है, एक आती है एमएआरआई जो हमने पढ़ा था, मोनोअमीन रिएप्टेक इनहिबिटर, ये सभी मोनोअमीन्स पर काम करेगी। एसएसआरआई किस पर काम करेगी, सेलेक्टिवली सीरोटोनिन पर काम करेगी। एसएनआरआई ये होती है सीरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ठीक है। तो सीरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर ये हो गया आपके कैटेगरी। तो एमएआरआई सभी मोनोअमीन्स पर काम करेगी, जिसमें आपके आते हैं मोनोअमीन्स में कौन कौन से आते हैं, डी, एन, एस और एच, ये चारों ध्यान रखना, ठीक है।
तो आपसे पूछा गया कि किस तरीके से काम करता है। बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी क्या, नहीं करेगी। बाय इनहिबिटिंग रिएप्टेक ऑफ सीरोटोनिन, ये आपका फंक्शन रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सीरोटोनिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करती है। तो नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है क्या, सीरोटोनिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करेगी, सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। बाय इंक्रीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, ये इसका काम नहीं करेगा। बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर, इसको भी ये ब्लॉक नहीं करती। आपका आंसर जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। तो इतने सारे क्वेश्चन हुए, उसमें मैंने आपको कितनी बार बताया कि बेंजोडाइजेपिन्स का काम क्या होता है, गावा के लेवल को इंक्रीज करना, एनहांसमेंट गावानर्जिक ट्रांसमिशन। बेंजोडाइजेपिन्स का काम क्या है, गावा के लेवल को इंक्रीज करना। और गावा के लेवल को इंक्रीज बेंजोडाइजेपिन्स तो करती है, साथ के साथ कौन करता है, सोडियम बेल्प्रोएट भी करता है। कौन करता है, सोडियम बेल्प्रोएट। जो ड्रग हम किस में काम में ले रहे हैं, मेनिया में काम में ले रहे हैं। किस में काम में ले रहे हैं, मेनिया। तो इस ड्रग का रोल भी क्या है, गावा के लेवल को इंक्रीज करना। ये साथ में मैंने बता दिया ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर्स, एनएमडीए मैंने बताया ग्लूटामेट से रिलेटेड रिसेप्टर होता है। इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन रीअपटेक, तो सीरोटोनिन रीअपटेक को रोकना, ये एसएसआरआई का काम होता है। सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, छोटी लिमिटेड ड्रग्स है, ज़्यादा कोई बड़ा इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है कि जिसको कि हम याद नहीं कर सके। लिमिटेड क्लासिफिकेशन है इसका, और जिसको कि अगर हम याद नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। नेक्स्ट इज विच रिसेप्टर इज प्राइमरली टारगेटेड, कौन सा रिसेप्टर प्राइमरली टारगेटेड किया जाता है। इन वर्ड पर जोर दिया करो, कीवर्ड्स होते हैं ये ही हमारे क्वेश्चंस को सही और गलत करवाते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस टू रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का दूसरा नाम क्या है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। मतलब डोपामिन D2 रिसेप्टर पर ये क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। सीरोटोनिन 5HT, 5HT वर्ड जो आता है, कई बार आप बुक में या एग्जाम पेपर में 5HT शब्द देखते हो। 5HT जो वर्ड है वो किसका सिनोनिम्स है, सीरोटोनिन। मतलब अगर आपको सीरोटोनिन देखने को मिल जाए, सीरोटोनिन लिखा हो या 5HT लिखा हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो 5HT लिखा हो या सीरोटोनिन लिखा हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 5HT का फुल फॉर्म क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ये 5HT का मतलब है, जो कि सीरोटोनिन का ही नाम है, ठीक है। एनएमडीए रिसेप्टर, ये आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है, जिसका पूरा नाम है एन मैथिल डी एस्पार्टेट। एन मैथिल डी एस्पार्टेट इसका नाम है, जो कि आपके ग्लूटामेट से संबंधित है। और ग्लूटामेट होता है आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है कि साइकोटिक सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, डोपामिन के लेवल को ब्लॉक करके। ये आपका आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल। अब कैसे भी पूछ लो घुमा फिरा करके क्वेश्चन, एंटीसाइकोटिक ड्रग का काम क्या होता है, या तो डायरेक्ट पूछ लो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का काम क्या है, या फिर कोई मेडिसिन दे दो, जैसे यहाँ पर दे दिया हेलोपेरिडोल। ये क्या है, एंटीसाइकोटिक है, ये भी क्या काम करेगी, D2 रिसेप्टर को टारगेट करने का काम करेगी। नेक्स्ट इज विच ड्रग वर्क्स बाय एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गावा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा कंसेप्ट पूछा है कि कौन सी ड्रग है वो गावा को एनहांस करने का काम करती है। तो अब आपको देखना है कि गावा को एनहांस करने का काम एक तो करती है बेंजोडाइजेपिन्स और दूसरी करती है सोडियम बेल्प्रोएट, जो कि मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है बेंजोडाइजेपिन्स। फ्लूऑक्सेटिन्स SSRI है, एंटी डिप्रेसेंट्स। क्लोजापिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, कौन सी है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। लोराजेपाम जो है वो आपकी बेंजोडाइजेपिन्स है। और बुप्रोपियोन जो है वो आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स है। कौन सी, एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसको कि अपन निकोटिन डिपेंडेंसी के केस में यूज करते हैं।
निकोटिन डिपेंडेंसी के केस में भी इस बुप्रोपियोन को यूज किया जाता है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स कैटेगरी की ड्रग है। तो एक नया नाम हमारे सामने आया है, दो चीज याद रखनी है इसके बारे में, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग है और दूसरा निकोटिन डिपेंडेंस के केस में हम इसको यूज करते हैं, मतलब निकोटिन डिपेंडेंस हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ड्रग गाबा के लेवल को इंक्रीज करती है, ये तो जस्ट इसको एक डेकोरेट करने के दे दिया। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि गाबा कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो गाबा के लेवल को इंक्रीज कौन करेगा, बेंजोडाइजेपिन्स करेंगी। बेंजोडाइजेपिन्स आपको ढूंढना है, अब डायरेक्ट नाम नहीं दिया आपको, मेडिसिन का नाम दे दिया, तो आपको ढूंढना है बेंजोडाइजेपिन्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेशन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड जो अगर आपको कोई भी डाउट हो या साइको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।